हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपी स्पेशल के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित प्रश्न जो हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा एसआई एएसआई कांस्टेबल के जो एग्जाम होते हैं वो हो, या अन्य कोई भी उत्तर प्रदेश विशेष में आयोजित एग्जाम हो, आरओ एआरओ का एग्जाम हो या यूपीपीएससी का एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों में समान रूप से उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन टकराते ही रहते हैं। तो इसी क्रम में आज हम उत्तर प्रदेश विशेष का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जलवायु। हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वृहद क्षेत्रफल है, और इसी की वजह से, वृहद होने की वजह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भौगोलिक जलवायुविक परिस्थितियां पाई जाती हैं। उन्हीं अलग अलग भौगोलिक और जलवायुविक परिस्थितियों पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश का एक मैप बना लेते हैं। इस मैप के माध्यम से हम समझेंगे कि कहाँ कहाँ कैसी जलवायु होती है उत्तर प्रदेश में। फिर उसके पश्चात हम थोड़े से जो बिंदु महत्वपूर्ण हैं, जो समय समय पर परीक्षा में टकराते रहते हैं, वो हम देख लेंगे, और उसके बाद हम अपनी क्लास को बाइंड अप कर लेंगे। ये देखिए, हमारा ये उत्तर प्रदेश का एक मोटा मोटा नक्शा हो गया। अगर हम इसकी बात करें, ये सहारनपुर सहारनपुर का शिवालिक रेंज हो गया। शिवालिक रेंज या क्षेत्र कुछ भी बोल सकते हैं आप। फिर उसके बाद जो हो गया, यहाँ से शुरू होता है हमारा ये उत्तर प्रदेश का तराई का क्षेत्र। ये हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश गोरखपुर देवरिया बस्ती वाला, ये हमारा मुजफ्फरनगर सहारनपुर मेरठ वाला एरिया है इस साइड में। तो ये हो गया हमारा तराई का क्षेत्र। ठीक है, तराई का क्षेत्र ये दूसरा रीजन हो गया। अब इसके अगर हम थोड़े से दक्षिण में जाएंगे तो हमारा ये क्षेत्र हो गया गंगा का मैदान। गंगा का मैदान। और सीधा जो हमारा सबसे दक्षिणतम हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, इस क्षेत्र को बोलेंगे हम इस क्षेत्र को हम बोलेंगे बुंदेलखंड का क्षेत्र। बुंदेलखंड के क्षेत्र मतलब बुंदेलखंड का पठारीय क्षेत्र, पठारीय क्षेत्र। ओके। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को मोटे मोटे चार भागों में बांट लेते हैं। पहला क्षेत्र जो है हमारा सहारनपुर का शिवालिक क्षेत्र हो गया। दूसरा हमारा तराई का क्षेत्रफल हो गया, तराई का क्षेत्र हो गया। और फिर ये हमारा गंगा का मैदान हो गया। और सबसे दक्षिणतम उत्तर प्रदेश का जो हो गया बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र हो गया। देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा, अगर हम ये हमारा क्या हो गया, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है। इससे इधर को ये जो है हमारा उत्तराखंड है, और यहाँ से हमारा नेपाल शुरू हो जाता है। ठीक है, ऊपर को थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। ये थोड़ा सा ये हरियाणा है। ठीक है, और इधर को हमारा दिल्ली आ गया। इसके बाद फिर हरियाणा आ गया। फिर ये हमारा आरजे आ गया, राजस्थान का क्षेत्र। इधर को हमारा एमपी का क्षेत्र आ गया। इधर को हमारा बिहार का क्षेत्र आ गया। थोड़ा ये झारखंड जो हमारा सोनभद्र है, झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये हमारा एक मोटा मोटा नक्शा हो गया उत्तर प्रदेश का। तो इसमें क्या है, हमारा ये सहारनपुर का क्षेत्र है। इसमें थोड़ी सी जो हिमालय पर्वत जो है हमारा, हिमालय की सबसे
आउटर मतलब दक्षिण की जो रेंज है उसको शिवालिक रेंज बोलते हैं, वो शिवालिक रेंज जो है थोड़ी सी एंटर कर रही है हमारे जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के उत्तर तक। उसके बाद जो है तराई का क्षेत्र यहाँ से शुरू होता है हमारा, सहारनपुर से शुरू होता है, सहारनपुर से मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, ठीक है, फिर उसके बाद पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और फिर गोंडा, ठीक है, गोंडा, बलरामपुर के बाद ये होगा आपका सिद्धार्थ नगर हो गया, ठीक है, कुशीनगर हो गया, गोरखपुर, देवरिया। तो इस तरीके से ये हमारी तराई की बेल्ट चलती रहती है। थोड़ा सा एक मोटा मोटा आइडिया देने के लिए ये बात हो गई। इधर जो है हमारा ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, जैसे हमारा कौन सा हो गया ये, ललितपुर, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, और ये हमारा हो गया सोनभद्र, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक हमने मोटा मोटा आइडिया। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु को। अभी उत्तर प्रदेश की जलवायु टॉपिक प्रारंभ नहीं हुआ है, प्रारंभ करने से पहले हमें इसके मैप के बारे में छोटा थोड़ा मोटा मोटा ओवरव्यू पता चल गया, इसलिए हमने ये मैप बनाया है। तो अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है। उपोष्ण कटिबंधीय, सबसे पहले उत्तर प्रदेश हमारा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हमारा जो है किस क्षेत्र में है, उपोष्ण कटिबंध। तो क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश कौन से कटिबंध में है, शीत कटिबंध में है, शीतोष्ण कटिबंध में है, उष्ण कटिबंध में है, या उपोष्ण कटिबंध में है। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश की स्थिति है ये उपोष्ण कटिबंध में है। ये शायद संभवतः किसी वनडे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन मालूम किया गया है। तो उत्तर प्रदेश हमारा उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में है, और उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। मतलब पहला जो है उत्तर प्रदेश जो है किस कटिबंध में है, तो वो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। दूसरा, जिसकी उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, वो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। तो क्वेश्चन आ सकता है बहुत सी बार के निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन दे सकता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जलवायु का प्रकार क्या है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। अच्छा, उत्तर प्रदेश को जो विभाजित किया है हमने, दो भागों में विभाजित किया जलवायु के हिसाब से। उत्तर प्रदेश का विभाजन हमने जो है, ठीक, उत्तर प्रदेश का जो हमने विभाजन किया है दो क्षेत्रों में किया है। एक है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, एक है हमारा आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। कौन सा है, एक है हमारा आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, एक है साधारण आर्द्र उष्ण क्षेत्र, दूसरा है साधारण आर्द्र उष्ण क्षेत्र। ठीक है, तो जलवायु विभाजन के आधार पर उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांट लिया हमने, एक है आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, दूसरा है साधारण आर्द्र उष्ण क्षेत्र। फिर फर्दर हमने इसको डिवाइड किया है, जैसे हमारा क्या हो गया, ये आर्द्र, इसको हमने दो भागों में बांटा है। आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र को हमने दो भागों में बांटा है, एक है तराई का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र, और हमारा दूसरा है पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो जैसे आर्द्र एवं
उष्ण क्षेत्र, आर्द्र का मतलब और साधारण आर्द्र, आपको तुलनात्मक दोनों ही शब्दों से पता चल रहा होगा। आर्द्र मतलब यहाँ पर जो है ज्यादा आर्द्रता पाई जाती है, साधारण आर्द्र मतलब यहाँ पर तुलनात्मक रूप से कम आर्द्रता पाई जाती है। तो अधिक आर्द्रता कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में तराई के क्षेत्र में पाई जाती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो तराई के क्षेत्र में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारी जो आर्द्रता है अधिक इसलिए पाई जाती है, जो हमारी मानसूनी जो मानसून होता है हमारा अधिकांशतः पूर्वी उत्तर प्रदेश में, या जो हमारा हिमालय की जो शिवालिक रेंज से टकराकर जो वर्षा होती है तराई वाले क्षेत्र में, वो बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी वर्षा आती है, बंगाल की खाड़ी से जो शाखा आती है मानसून की, उस शाखा से वर्षा होती है। तो जैसे ही वो बंगाल से कलकत्ता की तरफ से एंट्री करती, कलकत्ता के जस्ट तुरंत बाद बिहार पड़ जाता है, बंगाल के बाद सॉरी बिहार के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश पड़ जाता है। तो जैसे ही बिहार, बंगाल, फिर आपका बिहार हो गया, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, ठीक है, और जी आपका देवरिया, कुशीनगर, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में आपकी ज्यादा वर्षा होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो शाखा आती है, तो गोरखपुर तक आते आते मानसून में पर्याप्त आर्द्रता होती है, तो पर्याप्त वर्षा करता है, और वही सीधा आहिस्ता आहिस्ता टकराते टकराते हिमालय से चला जाता है, ये यहाँ से एंट्री करता है, देखिए यहाँ से, बिहार से, यहाँ से ये यहाँ वर्षा होगी, अधिक होगी, फिर जैसे जैसे ये हमारा ये हिमालय की शिवालिक रेंज से टकराएगा, तो यहाँ पर भी वर्षा होती चली जाती, इसलिए यहाँ तराई, ठीक है, तो हमारा तराई मतलब जो हमारी शिवालिक का जो पर्वत पादीय क्षेत्र है या शिवालिक की जो निचला क्षेत्र है, वहां पर ज्यादा वर्षा होगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में होगी। जैसे जैसे हम इधर को चलते रहेंगे, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ को चलते रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ जैसे ही ये मानसून की शाखा आगे को बढ़ेगी, इसकी आर्द्रता कम होती चली जाएगी, इसलिए बंगाल की शाखा से, ठीक है, जो वर्षा पूर्वी उत्तर प्रदेश में होती है, तो उसकी तुलना में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ चलते चलते घट जाती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आते आते कम वर्षा हो जाती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो आर्द्र क्षेत्र है हमारा तराई का क्षेत्र, ये वाला तराई का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर हिमालय के निचले मतलब हिमालय के जस्ट करीब वाले 30 से 34 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के ऐसे क्षेत्र में वर्षा होती है, और यहाँ पर वर्षा होती है। और यहाँ पर हमारा क्या है, इधर आगरा हो गया, मथुरा हो गया, ये ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, इधर कोई शाखा नहीं आती, तो इसलिए इधर तक आते आते ये शाखाएं अपनी आर्द्रता, मानसून की वाली शाखा जो है, इधर आगरा आते मथुरा आते आते जो है लगभग अपनी बहुत सारी जो आर्द्रता है वो खो देती है, इसलिए तुलनात्मक रूप से कम वर्षा होती है। ठीक है, तो अब क्या है, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र वाला, तो हमारा इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया और ये तराई वाला क्षेत्र हो गया। अब दूसरा आता है साधारण आर्द्रता, साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र जो है हमारा, इसमें इस वाले क्षेत्र में जो होती है 80 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और जो तराई वाले क्षेत्र में जो हमारी वर्षा होती है 120 से 180 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो 100 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो तराई वाले क्षेत्र में जो वर्षा होती है 120 से 180 सेंटीमीटर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में औसत वर्षा जो होती है 100 से 120 सेंटीमीटर, और साधारण आर्द्रता वाले क्षेत्र में जो होती है हमारी 80 से 100 सेंटीमीटर। तो इसमें साधारण आर्द्रता वाला क्षेत्र मान सकते हैं हम, बरेली मान सकते हैं हम, शाहजहांपुर का दक्षिणी क्षेत्र मान सकते हैं हम, और जी मुरादाबाद मान सकते हैं, रामपुर मान सकते हैं, अमरोहा मान सकते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में 80 से लगभग 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब हम देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट है, जैसे पश्चिम जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश है, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, बहराइच, इस साइड से अगर हम गोरख इस साइड से एंट्री करेंगे, तो जो इधर से अगर हम पूरब से अगर हम पश्चिम की ओर चलेंगे, उत्तर से अगर हम दक्षिण की तरफ चलेंगे, तो आर्द्रता पर हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम देखिए, अगर हम पूरब से पश्चिम की, पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ, ठीक है, अगर चलेंगे, तो आर्द्रता जो है हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर हम नया बिंदु इसमें लिखते हैं,
ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से अगर हम पश्चिमी यूपी की तरफ चलेंगे तो हमारी आर्द्रता जो है, ठीक है, आर्द्रता जो है हमारी घटती चली जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जब चलेंगे हमारी आर्द्रता हमारी घटती चली जाएगी। ये कूट में मालूम कर सकता है, यूपीपीसीएस में या आरओ के एग्जाम में, या किसी भी अगर इस तरह का कोई एग्जाम हो रहा है यूपी में, उसमें मालूम कर सकता है। और ऐसे ही अगर हम, ये उत्तर हो गया हमारा, ठीक है, उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण हो गया, ठीक है, बुंदेलखंड के दक्षिण, तो ये उत्तर हो गया हमारा। तो उत्तर से अगर दक्षिण की तरफ चलेंगे उत्तर प्रदेश में, मतलब ये तराई की बेल्ट से बुंदेलखंड की तरफ को चलेंगे, तो भी हमारी आर्द्रता जो है कम होती चली जाएगी। तो अगला बिंदु मैं लिखता हूं, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने पर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर जो आर्द्रता है वो लगातार घटती रहती है। इसीलिए जब इधर आर्द्रता होती है तो ज्यादा वर्षा होती है, और जैसे जैसे तुलनात्मक रूप से हम दक्षिण की तरफ मूव करते हैं, आर्द्रता हमारी कम होती चली जाती है, वर्षा कम होती चली जाती है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कभी भी कि उत्तर प्रदेश में कूट के रूप में, कि उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर चलने पर आर्द्रता क्या घटती है? यस, राइट, घटती है। ऐसे बोल सकता, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर, पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर चलने पर आर्द्रता जो है हमारी बढ़ती है? नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, इधर से इधर को चलने पर हमारी आर्द्रता घटती है, सॉरी, पश्चिम से पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर चलने पर आर्द्रता बढ़ती है, और इधर कम होती है, इधर ज्यादा होती है। तो इधर से इधर को चलने पर बढ़ती है, और इधर से इधर को चलने पर घटती है हमारी। बस ये ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पर आर्द्रता घटती है, दक्षिण से उत्तर की ओर चलने पर आर्द्रता बढ़ती है। याद रखना है, कभी भी हमारे कूट में क्वेश्चन मालूम कर सकता है किसी भी स्तर वाले एग्जाम में। ठीक है, आजकल अब देखिए दिन पर दिन जो है हमारा, चाहे वनडे एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से कोई भी परीक्षा आयोजित हो रही हो, आरओ का एग्जाम हो गया, तो और या पीसीएस का कोई भी दीगर एग्जाम हो, उनमें अब स्तर बढ़ने लगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन मालूम किए जा सकते हैं। तो आप हो सकता है एक स्क्रीनशॉट ले लें, अन्यथा पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लें। मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, इसको रैस करने जा रहा हूँ। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं हम। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जलवायु पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु में मैं आपसे आशा करता हूं कि जो बिंदुओं पर अभी हमने चर्चा की है वो हमारी बहुत सकारात्मक चर्चा रही होगी। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। बुंदेलखंड का, सॉरी थोड़ा इरेज हो गया, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, इसी मैप के आधार पर हम समझेंगे ना अभी आगे। ये हमारा ललितपुर हो गया, ये हमारा, ठीक है, सोनभद्र हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम ऋतु पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा हाँ, तो उत्तर प्रदेश में कितने जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कृषि कृषि जलवायु प्रदेश जो है हमारे उत्तर प्रदेश में कितने हैं? वो 9 हैं। कभी भी ये, मतलब कभी भी ऑप्शन में मालूम कर सकता, किसी भी मतलब वनडे एग्जाम में, या आप पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा देते हैं पेपर नंबर 5-6 में, जिसमें ज्योग्राफी आती है उत्तर प्रदेश की, वहां आप मेंस की आंसर राइटिंग में इस तथ्य का प्रयोग कर सकते हैं। कृषि जलवायु प्रदेश जो है हमारा 9 भागों में विभाजित है। अब इसके पश्चात अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में हमारी 3 प्रकार की ऋतु पाई जाती हैं। कौन सी ऋतु पाई जाती है उत्तर प्रदेश में? 3 ऋतु पाई जाती है। ठीक है, 3 ऋतु आप देख लें। सबसे पहले हमारी एक शीत ऋतु हो गई हमारी, ठीक है, शीत ऋतु के बाद हमारी ग्रीष्म ऋतु हो गई हमारी, ग्रीष्म ऋतु के बाद हो गई हमारी वर्षा ऋतु हो गई हमारी। ठीक है, तो हमारी ये वर्षा ऋतु हो गई। थोड़ी थोड़ी चर्चा जो है हम इन तीनों ऋतुओं के बारे में कर लेते हैं, राइट।
तो हम शीत ऋतु सामान्यतः ये किस मंथ से किस मंथ के बीच में होती है? ये अक्टूबर से, OCTO, अक्टूबर से फेब के बीच में होती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो शीत ऋतु होती है अक्टूबर से फरवरी के बीच तक होती है। और जो सबसे ठंडा महीना होता है शीत ऋतु में, सबसे ठंडा महीना जो होता है, सबसे ठंडा माह जो होता है वो जैन होता है। ठीक है, जनवरी में उत्तर प्रदेश में बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है और तापमान जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी ये कूट में क्वेश्चन मालूम कर सकता है, उत्तर से, ठीक है, दक्षिण की ओर चलने पर, उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पर सामान्यतः हम ये सोचेंगे कि तापमान घटेगा, नहीं। ठीक है, तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पर तापमान बढ़ता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पर तापमान तापमान बढ़ता है। जैसे जैसे आप उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो तापमान जो है आपका बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो तापमान जो है आपका इंक्रीज होगा। अगर यहाँ आपका 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो यहाँ आपका 12 हो जाएगा। तो इधर से इधर चलने पर टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पर टेम्परेचर बढ़ेगा। और जनवरी माह जो है हमारा सबसे ठंडा होता है और हमारी जो शीत ऋतु होती है वो अक्टूबर से फरवरी तक मानी जाती है। तो शीत ऋतु हो गई है हमारी। अब थोड़ी सी हम अपनी ग्रीष्म ऋतु के बारे में बात कर लेते हैं। अब ग्रीष्म ऋतु के बारे में अगर हम थोड़ी सी तथ्यात्मक बात करें तो बुंदेलखंड में जो हमारा बुंदेलखंड में औसत तापमान सर्वाधिक होता है। ठीक है, बुंदेलखंड में औसत तापमान सर्वाधिक होता है। चूंकि इसका कारण भी है, चूंकि बुंदेलखंड जो है हमारा, चूंकि बुंदेलखंड हमारा कर्क रेखा के समीप है, कर्क रेखा के समीप है। तो कर्क रेखा के समीप होगा तो तुलनात्मक रूप से सूर्य की ज्यादा, मतलब जो किरणें हैं, सूर्य का प्रकाश ज्यादा आपतित होगा। तो उसी वजह से सूर्य की किरणें ज्यादा आपतित होने पर या सीधी आपतित होने पर बुंदेलखंड में तापमान ज्यादा होगा। तो बुंदेलखंड में औसत तापमान जो है ज्यादा होता है। ठीक है, और सर्वाधिक गर्मी जो है, सर्वाधिक गर्मी जो है झांसी में, झांसी, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है मथुरा और आगरा भी बोल सकते हैं, मथुरा प्लस आगरा। तो इस तरीके से जो है हमारी जो शीत ऋतु है ये, वो सॉरी, ग्रीष्म ऋतु में बुंदेलखंड में औसत तापमान सर्वाधिक होता है, चूंकि चूंकि बुंदेलखंड जो है कर्क रेखा के समीप है। ठीक है, और झांसी, मथुरा, आगरा, चूंकि ये सब बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्र है। झांसी तो विशुद्ध रूप से बुंदेलखंड में आती है। बुंदेलखंड ये वाला क्षेत्र हो गया, ललितपुर हो गया, महोबा हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, सोनभद्र हो गया, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में औसत तापमान जो है तुलनात्मक रूप से अधिक होता है और सर्वाधिक जो तापमान है झांसी, मथुरा, आगरा में पाया जाता है। और जो ग्रीष्म ऋतु का समय है फेब से जून तक होता है। तो ग्रीष्म ऋतु का जो समय है हमारा फेब से जून तक होता है। बुंदेलखंड में औसत तापमान सर्वाधिक होता है, चूंकि बुंदेलखंड हमारा कर्क रेखा के समीप है, झांसी, मथुरा, आगरा में। ठीक है, मतलब तुलनात्मक रूप से ज्यादा गर्मी पड़ती है। फिर इसके बाद जो है बरेली में जो है न्यूनतम तापमान पाया जाता है। बरेली हमारा, देखिए ये बरेली कहीं हमारा ये सेंटर में है, यहाँ पर कहीं हमारा। तो बरेली से इधर को लगभग हमारा शाहजहांपुर है। ठीक है, शाहजहांपुर है। बरेली से ऊपर को हमारा पीलीभीत है, पीलीभीत है। इधर को आप चले जाएंगे रामपुर है। इधर को अगर हम चले जाएंगे बरेली से इधर को फरुखाबाद प्लस, फरुखाबाद प्लस आपका बदायूं है। तो ये हो गया आपका बरेली।
ठीक है, तो बरेली में मतलब औसत तापमान सबसे न्यूनतम पाया जाता है। ठीक है, और यूपी में गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में हमारी ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु में हमारी शुष्क एवं गर्म हवाएं चलती हैं, जिनको लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। ठीक है, और बुंदेलखंड में औसत तापमान सर्वाधिक होता है, चूंकि कर्क रेखा इसके समीप होती है। झांसी, मथुरा, आगरा में बहुत हाई टेम्परेचर होता है, और फेब से जून तक गर्मी का सीजन माना जाता है। जून के अंतिम सप्ताह में बोलते हैं वर्षा प्रारंभ हो जाती है। बल्कि मुरादाबाद वाले क्षेत्र में, आपका अमरोहा वाले क्षेत्र में, और आपका रामपुर, बरेली, तो 12 जून बोलते हैं, मतलब पुरानी कहावत 12 जून को जो है चपरा हुआ मानसून आ जाता है। तो मध्य जून या जून के अंतिम माह से हम मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु हमारी फेब से जून तक होती है। जून के बाद 12 जून या जून के अंतिम सप्ताह से जो है हमारी वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। फिर उसके बाद जो है इसमें ग्रीष्म काल में ग्रीष्म एवं शुष्क एवं गर्म हवा चलती है, जिसको लू कहते हैं। तो ये मोटी मोटी बात जो है हमारी उत्तर प्रदेश की ग्रीष्म ऋतु से संबंधित हो गई। अब हम थोड़ी सी चर्चा जो है हम वर्षा ऋतु की कर लेते हैं। ठीक है, हमने शीत ऋतु की चर्चा कर ली, ग्रीष्म ऋतु की चर्चा कर ली, अब हम वर्षा ऋतु की चर्चा करते हैं थोड़ी सी। ओके, राइट। अब हम वर्षा ऋतु की चर्चा करते हैं। तो जून के अंतिम सप्ताह से, इसका पहले तो समय देख लो, जून के अंतिम सप्ताह से, ये क्या है, जून के लास्ट वीक से अक्टूबर तक, OCTO, अक्टूबर तक का समय होता है। जून के लास्ट वीक से अक्टूबर तक के समय को हम वर्षा ऋतु बोलते हैं। मतलब वर्षा ऋतु उत्तर प्रदेश में चलती है। फिर इसके बाद जो है, जो ज्यादातर जो वर्षा होती है ना, जो बंगाल की दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की जो शाखा होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से अधिकतम वर्षा होती है। तो हम जैसे कि इधर से, ये हमारा मान लो बंगाल की खाड़ी है, ये हमारा वेस्ट बंगाल है। फिर इसके बाद इधर को मूव करेंगे, बिहार आ जाएगा। ठीक है, बिहार के तुरंत बाद जो है हमारा ये उत्तर प्रदेश, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया। तो यहीं से जो ये मानसून की शाखाएं इधर हिमालय से टकराती हैं, तो यहाँ बारिश करती हैं टकरा कर। ठीक है, फिर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा करती हैं। तो इस तरीके से बंगाल की शाखा से इधर अधिक वर्षा होती है, और ये इधर आते आते पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये मानसून आते आते कमजोर पड़ जाता है बंगाल की शाखा वाला, इसलिए यहाँ पर तुलनात्मक रूप से कम वर्षा होती है। राइट। फिर इसके पश्चात जो है अधिकांश वर्षा जो होती है बंगाल की शाखा से होती है, और सबसे अधिक वर्षा जो होती है हमारी, हम बोल सकते हैं गोरखपुर में मैक्सिमम बारिश होती है, लगभग 184 सेंटीमीटर के समीप होती है। और मिनिमम वर्षा जो होती है, कम से कम वर्षा जो होती है उत्तर प्रदेश में, वो मथुरा में होती है। कहाँ होती है? मथुरा में होती है। और इसकी जो होती है लगभग हमारी ये 54 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। तो देखो, गोरखपुर हमारा इधर पड़ेगा, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून की शाखा आ गई इधर ही कहीं पड़ेगा, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, तो यहीं पर ज्यादा बारिश हो जाती। इसी बंगाल की खाड़ी से जो शाखा आती उसकी वजह से यहाँ पर वर्षा ज्यादा हो जाती। अब देखो, आप इधर को जैसे जैसे ये शाखा बढ़ेगी, कमजोर हो जाएगी, मथुरा आपका कहीं यहाँ पर पड़ेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर, तो मथुरा यहाँ पर पड़ेगा, तो यहाँ तक तो आते आते बंगाल की शाखा बहुत कमजोर हो जाएगी मानसून की, तो यहाँ पर कम वर्षा होगी। तो दो चीजें याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में फैक्चुअल क्वेश्चन मालूम कर सकता है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, गोरखपुर में होती है। और सबसे कम वर्षा जो होती है हमारी कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा मथुरा डिस्ट्रिक्ट में होती है। बस एक चलते चलते एक चीज और हम थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। हमने पढ़ा होगा कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हम सब जानते हैं। क्वेश्चन आ सकता है ऐसे
के कोपेन, सॉरी इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं हम, छोटा लिखे गया। तो जो जैसे हमने सबने पढ़ा होगा, जो भूगोल के विद्यार्थी होंगे या थोड़ा सा भी आइडिया होगा, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण होता है, थार्नक्वेट का जलवायु वर्गीकरण होता है। तो जो हमने कोपेन महोदय ने जो जलवायु वर्गीकरण किया है, ठीक है, तो उस वर्गीकरण के आधार पर उत्तर प्रदेश कौन से वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो याद रखना, कभी भी ये क्वेश्चन टकरा सकता है, यूपी स्पेशल आधारित किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन टकरा सकता। कोपेन महोदय थे, भूगोलवेत्ता थे, तो कोपेन के, ठीक है, जलवायु वर्गीकरण के आधार पर उत्तर प्रदेश, यूपी कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, CWG। आपने ये क्या है, ये संकेतक है कोपेन, ये टॉपिक दूसरा है, विश्व के भूगोल का टॉपिक है। जब हम मानसून पढ़ते हैं, वर्ल्ड, ठीक है, मानसून पढ़ते हैं विश्व इतिहास में, तब ये कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण पढ़ाया जाता है। तो कोपेन ने संकेत के आधार पर एक क्षेत्र, ठीक है, CWG बताया है। तो उत्तर प्रदेश जो आता है किस वर्गीकरण में आता है, CWG वर्गीकरण में आता है। ये क्वेश्चन कभी भी मालूम कर सकता है। बहुत सारे कोपेन महोदय ने जो है वर्गीकरण किया है, एक CWG हो गया, एक आपका ई हो गया, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, ठंडा ध्रुवीय क्षेत्र होगा। तो इसी तरीके से जो हो गया हमारा, ये CW क्षेत्र में, CWG क्षेत्र में जो है हमारा उत्तर प्रदेश सम्मिलित है। इसी के साथ हमने दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित जितनी भी बेसिक अवधारणाएं थी, उसको हमने मैप के आधार पर देखा, और जितने भी तथ्यात्मक प्रश्न आने की संभावना बनती है इस टॉपिक से, वो कोई कुछ प्रश्न भी देखे, और हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक दो प्रश्न आते हैं अगर आए हुए हैं पूर्व की परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित, वो देख लेते हैं हम। देखो एक प्रश्न आया हुआ है आपका, उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान रहता है, मतलब किस, कहां पर अधिकतम तापमान रहता है। फिर प्रश्न सुनिए दोबारा, उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान कहां पर रहता है। तो इसमें झांसी एवं आगरा दे रखा है, कानपुर एवं उन्नाव दे रखा है, कन्नौज एवं मैनपुरी दे रखा है, कन्नौज एवं इटावा दे रखा है। तो झांसी एवं आगरा में, जैसा कि अभी हमने पहले ही बताया था, झांसी एवं आगरा में, ठीक है, और मथुरा में टेम्परेचर सबसे अधिक रहता है ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, झांसी एवं आगरा और मथुरा, इनमें टेम्परेचर बहुत अधिक रहता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा पड़ती है। हमने अभी जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कम वर्षा कहाँ पर होती है, मथुरा में होती है, और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, गोरखपुर में होती है। इसके पीछे क्या रीजन है वो सारा हमने भी डिस्कस किया है लेक्चर में। प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए क्वेश्चन आएगा, 2005 में स्वास्थ्य शिक्षा कोई परीक्षा हुई थी, उसमें 2005 में ये गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है, मथुरा में, ठीक है। उसके साथ ये एक जो पहला क्वेश्चन अभी मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान कहाँ पर होता है, झांसी एवं आगरा में, कन्नौज एवं मैनपुरी में, ठीक है। और सी ऑप्शन है कानपुर एवं उन्नाव में, उसके अगला ऑप्शन है कन्नौज एवं इटावा में। तो झांसी एवं आगरा में जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। क्या वजह है, सारा कॉन्सेप्ट मैंने पूरा एकदम से समझा दिया। इसी के साथ मित्रों हम अपने लेक्चर को बाइंड अप करते हैं। मैं समझता हूँ इस लेक्चर में सभी चीजें हमने मोटी मोटी जो परीक्षा उपयोगी या परीक्षा से के आधार के लिए महत्वपूर्ण थी, हमने सभी चर्चा कर ली है। और धन्यवाद। इस लेक्चर को आप लगभग 2 बार देखेंगे तो संभवतः आपकी बेसिक अवधारणा उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित बहुत बेहतर होगी। इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।